हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? आशा करता हूँ कि स्वस्थ होंगे। तो आज 8 दिसंबर के दिन क्या प्रमुख घटनाएं हुई थी, करंट अफेयर्स की हम एनालिसिस करेंगे डिटेल में। तो हम यहाँ पे टॉपिक पढ़ने वाले हैं राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, अर्थव्यवस्था, राज्यव्यवस्था, विज्ञान प्रौद्योगिकी एवं पर्यावरणीय पारिस्थितिकी से संबंधित जितने भी फैक्ट्स होंगे, करंट अफेयर्स के टॉपिक्स होंगे, उनको हम डीपली एनालिसिस करेंगे। और साथ ही साथ में रोज सुबह 6 बजे हमारी करंट अफेयर्स की क्विज की क्लास होती है, जिसको आप अटेंड करना ना भूलिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहली चीज यहाँ पे, आईबी मंत्रालय ने ऑनलाइन गेमिंग, फैंटेसी स्पोर्ट्स के लिए टीवी विज्ञापनों की एडवाइजरी जारी की है। चलिए यहाँ पे बताइए, यहाँ पे है कि आईबी मंत्रालय ने ऑनलाइन गेमिंग, फैंटेसी स्पोर्ट्स के लिए टीवी विज्ञापनों पर एडवाइजरी जारी की है। सूचना और प्रसारण मंत्रालय, जिसको आईबी बोला जाएगा, इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मंत्रालय, मिनिस्ट्री ने 4 दिसंबर 2020 को सभी निजी उपग्रह टीवी चैनलों में ऑनलाइन गेमिंग और फैंटेसी स्पोर्ट्स के लिए टेलीविजन विज्ञापनों पर एक सलाह या एडवाइजरी जारी की है। यह सलाह विज्ञापन दाताओं को उचित अस्वीकारकरण प्रदान करने का निर्देश करती है। मतलब कहने का मतलब यहाँ पे हो गया कि जो विज्ञापन करता रहेंगे उनको एक उचित, एक प्रिसाइज फॉर्मेट में आपको ऐड देना है, इसके ऊपर निर्देश दिया गया है, जो स्पष्ट रूप से ये बताएंगे कि इस तरह के खेलों में वित्तीय जोखिम शामिल है और 18 वर्ष से कम आयु के किसी भी व्यक्ति को उसमें भाग नहीं लेना चाहिए। मतलब ये पूरी तरह से आपको, जो विज्ञापन कंपनी रहेगी उसको ये बताना पड़ेगा कि ये जो फैंटेसी गेम हम जो आप खिलाने वाले हैं, आप जिसको खेलने वाले हैं, इसमें वित्तीय जोखिम भी शामिल है और साथ ही साथ में 18 वर्ष से कम आयु के जो व्यक्ति हैं वह इस खेल में भाग नहीं ले पाएंगे। यह दिशा निर्देश 15 दिसंबर 2020 से लागू होगा। चलिए आगे देखते हैं, इसकी पृष्ठभूमि क्या है। यह सलाह जो है आईबी मंत्रालय ने संज्ञान में यह बात लाने के लिए जारी की गई कि टेलीविजन पर ऑनलाइन गेमिंग और फैंटेसी स्पोर्ट्स पर बड़ी संख्या में विज्ञापन दिखाई दे रहे हैं। अभी हाल आप देखते हैं कि बहुत से ऐसे जो टेलीविजन जो गेम होते हैं, ऑनलाइन गेमिंग होते हैं, जैसे कि मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, कुछ गेम्स बहुत अभी फेमस चल रहे हैं जिसमें महेंद्र सिंह धोनी हो गए और विराट कोहली होगा, ये स्पॉन्सर्स, ये मतलब उसमें वहां पे एम्बेसडर है, उसके ब्रांड एम्बेसडर हैं। तो ऐसे बहुत से गेम हैं। और वहां पे क्या परेशानी है, वहां पे ये परेशानी है कि जो बच्चे होते हैं वो इस बात को समझ नहीं पाते हैं और एडिक्टेड होके उन गेम के थ्रू अपना पैसों का नुकसान और भी बहुत से नुकसान होते हैं, वो सारे यहाँ पे हो जाते हैं, वो हम डिटेल में देखेंगे यहाँ पे। तो इसको लेकर आईबी मंत्रालय ने यहाँ पे इसको बैन करने के लिए एक विज्ञापन जो आप दिखाओगे उसको आप प्रिसाइज फॉर्मेट बताओगे, कैसे दिखाना है ये हम बताएंगे आपको, ऐसा करना पड़ेगा। ऐसी चिंताएं जताई गई कि इस तरह के विज्ञापन भ्रामक प्रतीत होते हैं और इसलिए केबल टेलीविजन नेटवर्क विनियमन अधिनियम जो कहलाता है 1995 का, चलिए काम की चीज हमको यहाँ पे ये मिली कि केबल ने जो केबल टेलीविजन नियम है, अधिनियम जो है 1995 है और साथ ही साथ में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 के तहत निर्देशित विज्ञापन कोड के अनुरूप नहीं है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, न्यूजीलैंड ने जलवायु आपातकाल की घोषणा की। सन 1925 सॉरी 2025 तक कार्बन तटस्थ बनने का लिया है यहाँ पे संकल्प। न्यूजीलैंड ने जलवायु आपातकाल की घोषणा की है। अभी बहुत से ऐसे देश हैं जो जलवायु आपातकाल की घोषणा कर रहे हैं, क्योंकि आप देख रहे हैं कि हर जगह ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है और साथ ही साथ में कभी बारिश का जो मौसम होता है उस टाइम बारिश नहीं होती, ठंड के टाइम बारिश होने लगती है। मतलब अभी यहाँ पे इनकंसिस्टेंसी देख रहे होंगे आप सभी जगह पे, हमारे भारत में भी इस समस्या अभी चल रही है। तो इसको देखते हुए 2025 तक कार्बन तटस्थ बनने का संकल्प लिया है। मतलब ये कहने का मतलब कार्बन उत्सर्जन जो है हम बिल्कुल ना के बराबर करेंगे 2025 तक बनने का, ऐसा संकल्प इन्होंने लिया है। न्यूजीलैंड ने 2 दिसंबर 2020 को अपने देश में जलवायु आपातकाल की घोषणा की और यह वादा किया कि उसका सार्वजनिक क्षेत्र वर्ष 2025 तक कार्बन तटस्थ न्यूट्रल हो जाएगा। न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री जेसिंडा अर्डन ने कहा कि जलवायु आपातकाल की घोषणा एक अंतर सरकारी पैनल के जलवायु परिवर्तन के निष्कर्षों पर आधारित थी, जिसमें यह कहा गया कि ग्लोबल वार्मिंग में 1.5 डिग्री सेल्सियस से अधिक वृद्धि से बचने के लिए 2010 के स्तर से 2030 तक उत्सर्जन में लगभग 45% की कटौती की आवश्यकता होगी। मतलब आप जितना भी उत्सर्जन कर रहे हैं उसमें आपको लगभग 45% तक की कटौती करना है, तब जाकर आप
उस लक्ष्य को पा पाएंगे और वर्ष 2025 तक उत्सर्जन स्तर शून्य करने का लक्ष्य निर्धारित किया जाएगा। तो यहाँ पे पहले से ही आपको मतलब ये कहने का मतलब ये है कि 2023 तक 2025 तक आप अपनी कटौती को लगभग 45% तक लेकर जाइए और ऐसा अगर आप करते रहेंगे तो आपकी आदत बन जाएगी और ऐसे करते हुए 2050 तक हम अपने उत्सर्जन जो स्तर है हमारा कार्बन उत्सर्जन स्तर है जो उसको हम शून्य तक पहुंचाने तक लक्ष्य हमारा जो है वो पहुंच सकते हैं। इसके साथ न्यूजीलैंड, जापान, कनाडा, फ्रांस और ब्रिटेन सहित लगभग 32 अन्य देश भी शामिल हो गए हैं जिन्होंने अपने देश में जलवायु आपातकाल घोषित किया है। चलिए आगे बात करेंगे। डिजिटल लॉन्च रोकने के लिए आरबीआई ने एचडीएफसी बैंक को दिया नए क्रेडिट कार्ड बेचने से रोकने का निर्देश। हाल ही में यहाँ पे घटना हुई यहाँ पे कि आरबीआई ने एचडीएफसी बैंक को, जो हमारे देश का सबसे बड़ा बैंक कहलाता है, सबसे बड़ा प्राइवेट बैंक कहलाता है और सबसे बड़ा ऋणदाता बैंक भी, सबसे ज्यादा लोन यही देता है, इसने नए क्रेडिट कार्ड को बेचने के लिए, नए क्रेडिट कार्ड जारी करने के लिए रोकने पर एक दिशा निर्देश जारी किए हैं आरबीआई ने। क्या हुआ है देख लेते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक ने निजी क्षेत्र के ऋणदाता बैंक एचडीएफसी से यह कहा कि वह अपने डिजिटल लॉन्च के साथ साथ ग्राहकों को अस्थायी आधार पर क्रेडिट कार्ड की नई सोर्सिंग को बंद करे। पिछले 2 वर्षों में एचडीएफसी के मोबाइल बैंकिंग, इंटरनेट बैंकिंग, भुगतान उपयोगिता में आउटरेज के एक मामले के सामने आने की वजह से आरबीआई ने आदेश दिया है। पिछले 2 वर्षों में लगातार आप देख पा रहे होंगे, अगर आप एचडीएफसी के ग्राहक हैं तो देखा होगा कि मोबाइल बैंकिंग, इंटरनेट बैंकिंग और कुछ भुगतान जो उपयोगिताएं हैं उसमें थोड़ा सा डिस्टरबेंस आया था, थोड़ा सा परेशानी का सामना करना पड़ा था। इसको देखते हुए 2 साल में कई बार ऐसा हुआ था, तो इसको देखते हुए आरबीआई ने बैंक को यहाँ पे रोकने के लिए आदेश दिए। बैंक के प्राइमरी डेटा सेंटर में हाल ही में बिजली की खराबी के कारण बैंक की भुगतान प्रणाली और इंटरनेट बैंकिंग में रुकावट भी 21 नवंबर 2020 की शिकायतों में शामिल है। तो अभी हाल ही में 21 नवंबर 2020 को एक बहुत बड़ी यहाँ पे घटना हुई थी कि बैंक का जो मेन प्राइमरी डेटा सेंटर है वहां पर बिजली की खराबी की वजह से कई पेमेंट रुक गए थे और इंटरनेट बैंकिंग में भी रुकावट आ गई थी। ये एक बहुत बड़ा यहाँ पे घटना हुई थी, ये शिकायत भी शामिल है। 21 नवंबर को ये हुआ था। एचडीएफसी बैंक के खिलाफ ग्राहकों की शिकायतें थी। 21 नवंबर 2020 को ग्राहकों ने शिकायत की कि उनके एचडीएफसी बैंक के खाते में पेमेंट स्टैक निष्क्रिय हो गया था, मतलब वो पेमेंट नहीं कर पा रहे थे। बैंक के अनुसार यह बैंक के डेटा सेंटर में से एक अप्रत्याशित आउटेज बिजली गुल होने की वजह से हुआ था। इससे पहले 3 दिसंबर 2019 को ग्राहकों द्वारा इसी तरह की शिकायत दर्ज की गई थी, जिनके मुताबिक वे अपने ऋण ईएमआई का भुगतान करने में असमर्थ थे या फिर वे समय पर अपने क्रेडिट कार्ड बिलों का निपटारा नहीं कर पाए थे, जिसके वजह से उनको पेनल्टी, क्योंकि बैंक तो पेनल्टी लेता है और वो अपने आप से होता है, मतलब यहाँ पे ऑटो डेबिट हो जाता है, ऑटोमेटिकली चलता है। जैसे ही आपकी अगर पेमेंट नहीं हो पाती है तो बस दूसरे तीसरे दिन से आपको 450 रुपए की चिपकनी है। हालांकि एचडीएफसी द्वारा साइबर हमले की अफवाहों को खारिज कर दिया गया और बैंक नियामक को भी इस संबंध में सूचित किया गया था। अभी हाल ही में बहुत ज्यादा साइबर हमले हो रहे हैं, अलग अलग बैंकों से लोग बनकर फोन करा करते हैं और अपने एटीएम का पिन नंबर या फिर आजकल तो डिजिटल यूपीआई के थ्रू भी फ्रॉड होने लगे हैं लोग। अभी रिसेंट में एक फ्रॉड हुआ था, मेरे पास भी एक फोन आया था ऐसे ही कि फोन पे से बोलते हैं कि मैं फोन पे कंपनी का बोल रहा हूँ, कैशबैक ऑफर आपको मिलने वाला है और आप ऐसा करिए और वैसा करिए, इस तरीके से करते हैं। पर क्या होता है, जो समझदार व्यक्ति होता है तो वो उस चीज को भाप जाता है, परंतु जो समझदार नहीं है या उस चीज से ज्यादा फेमिलियर नहीं है, वो नहीं जानता इन सब चीजों के बारे में, तो वो तो यहाँ पे नुकसान उसको हो जाता है। वर्ष 2020-21 के लिए फिक्की अध्यक्ष के तौर पर उदय शंकर किए गए हैं नामित। उदय शंकर को वर्ष 2020-21 के लिए फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज, फिक्की जिसको बुलाया जाता है, के अध्यक्ष के तौर पर नामित किया गया है। वे वर्तमान अध्यक्ष संगीता रेड्डी जी का स्थान लेंगे। शंकर 12 दिसंबर 12 दिसंबर और 14 दिसंबर 2020 को आयोजित होने वाली फिक्की की 93वीं वार्षिक सामान्य बैठक, जिसको एजीएम भी बोला जाता है, के दौरान अपना पद संभालेंगे। वे फिक्की का नेतृत्व करने वाले भारत के पहले मीडिया कार्यकारी बन जाएंगे। फिक्की भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्योग चैम्बर है। वे फिक्की के उपाध्यक्ष के रूप में भी काम करते हैं।
उदय शंकर वर्तमान में वॉल्ट डिज्नी कंपनी एशिया पैसिफिक के अध्यक्ष होने के साथ ही स्टार इंडिया और वॉल्ट डिज्नी कंपनी इंडिया के अध्यक्ष के तौर पर भी सेवारत हैं। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने एनसीडीसी की सलाहकार प्रज्ञा पहल का अनावरण किया। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने 24 नवंबर 2020 को सलाहकार प्रज्ञा पहल का अनावरण किया, जिसे राष्ट्रीय सलाहकार विकास निगम एनसीडीसी द्वारा शुरू किया गया है। इस नवीनतम पहल के तहत प्राथमिक सहकारी समितियों के लिए 45 प्रशिक्षण मॉड्यूल और 18 क्षेत्रीय प्रशिक्षण केंद्र शुरू किए गए हैं। एनसीडीसी पूरे देश में लक्ष्मणराव इनामदार नेशनल एकेडमी फॉर द कोऑपरेटिव रिसर्च एंड डेवलपमेंट, जिसको लिनेक भी बोला जाता है, के साथ मिलकर इन प्रशिक्षण केंद्रों को चलाने के जिम्मेदार होगा। इसका उद्देश्य क्या है? सलाहकार प्रज्ञा पहल के तहत प्रशिक्षण मॉड्यूल का प्रमुख उद्देश्य ज्ञान प्रदान करने के साथ साथ संगठनात्मक कौशल प्रदान करना है। वे देश भर में प्राथमिक सहकारी समितियों को तैयार करने का भी प्रयास करते हैं, जो सरकार की आत्मनिर्भर भारत पहल में से एक प्रमुख भूमिका भी निभाने में सक्षम है। दोस्तों, ये तो हमने देख लिया 8 दिसंबर के दिन की जो करंट अफेयर्स थे उनका हमने डीपली एनालिसिस किया। और आपसे निवेदन है, मेरा रोज वीडियो आता है सुबह 6 बजे करंट अफेयर्स क्विज को लेकर, प्लीज उसे देखना ना भूलिए। मेरा नाम है ऋतुराज और आपका मेरे चैनल में स्वागत है, और ऐसे ही आप मेरे वीडियो में बने रहिए। थैंक यू।